नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं रीति ग्रंथकार कवियों को, प्रकरण 2 के अंतर्गत। पिछले कई वीडियो को हमने आदिकाल भक्तिकाल के अंतर्गत पढ़ लिया था, जो कि आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अब तक की मिल जाएंगी। एक बार ज़रूर से सभी वीडियो को पढ़े, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो चलिए अब हम आज बिना देर करते हुए शुरू करेंगे। आज हम एक नहीं कई सारे कवियों को एक साथ पढ़ेंगे। रीति ग्रंथकार कवि हैं ये सभी, ठीक है, जिनको शुक्ल जी ने लिखा है, बताया है जिनके बारे में अपनी पुस्तक में। तो सबसे पहले है चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी से ही रीतिकाल की परंपरा का प्रारंभ शुक्ल जी ने माना है। तो चिंतामणि त्रिपाठी सबसे पहले कवि है, रीति कवियों में गिने जाते हैं। शुक्ल जी ने इनको प्रथम कवि माना है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो चिंतामणि त्रिपाठी की बात करें तो ये तकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले थे। ये 4 भाई थे चिंतामणि त्रिपाठी। पहले थे चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। ठीक है, तो कौन कौन थे? चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर, ये 4 भाई थे। चारों कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक है, इन सभी के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी था। बात की जाए तो चिंतामणि का जन्म संवत 1666 के लगभग में माना जाता है और कविता काल संवत 1700 के आसपास। तो जन्म संवत 1666 और कविता काल 1700 के आसपास। इनका कवि कुल कल्पतरु नामक ग्रंथ संवत 1707 का लिखा हुआ है। इनके संबंध में शिवसी सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ पे रह रहे थे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ भी इन्होंने बनाया था। और काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी बनाई रामायण कवित्व, ठीक है, और नाना अन्य छंदों में बहुत अपूर्व है। तो विशेषकर रामायण कवित्व आपको याद रखना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और चिंतामणि त्रिपाठी से ही, चूंकि रीति ग्रंथ की परंपरा की शुरुआत ही शुक्ल जी करते हैं चिंतामणि त्रिपाठी से, तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कवि है। इनके ग्रंथों को एक बार हम फिर से देख लेंगे ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहले है कवि कुल कल्पतरु, ठीक है। उसके अतिरिक्त छंद विचार, जो कि एक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा महत्वपूर्ण रचनाओं को चिंतामणि त्रिपाठी की। आगे चलेंगे। हमारे अगले कवि हैं महाराज जसवंत सिंह। ठीक है, तो महाराज जसवंत सिंह जो थे ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे। कहाँ के थे? मारवाड़ के। और सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे, जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। तो ध्यान रखेंगे हम कि महाराज जसवंत सिंह थे, बहुत प्रतापी नरेश थे, हिंदू नरेश थे, और जिनका भय हमेशा औरंगजेब को क्या रहता था? बना रहता था। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ था। कब हुआ था? 1683 में। ठीक है, आगे बात करेंगे कि औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। औरंगजेब ने क्या बनाया था? इन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया था कुछ दिनों के लिए। वहाँ से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भी भेजे गए थे। ठीक है, किसके साथ? शाइस्ता खां के साथ। छत्रपति शिवाजी का नाम तो आपने सुना ही है। तो छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध महाराज जसवंत सिंह को दक्षिण भेजा गया था। किसने भेजा था? औरंगजेब ने। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से हुई थी। ठीक है, अंत में ये अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहां संवत 1745 में इनका परलोकवास हो गया। तो काबुल में इनकी मृत्यु हुई थी संवत 1745 में। तो जन्म देखा संवत 1683 और मृत्यु संवत 1745 में। वही बात की जाए तो ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में गिने जाते हैं और इनका भाषाभूषण ग्रंथ अलंकारों का एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। तो भाषाभूषण किसकी रचना है? महाराज जसवंत सिंह की। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए थे, कवि की हैसियत से नहीं। किनके बारे में कह रहे हैं? महाराज जसवंत सिंह के बारे में, कि वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए थे, कवि की हैसियत से नहीं आए थे। उन्होंने अपना भाषाभूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया था। तो भाषाभूषण जो है वो किसकी छाया पर, किसके आधार पर बना है? चंद्रालोक। ठीक है, तो चंद्रालोक के आधार पर भाषाभूषण की रचना उन्होंने की और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण भी किया।
जिस प्रकार चंद्रालोक में प्राय एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषाभूषण में भी प्राय एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। ठीक है, तो भाषाभूषण की क्या विशेषता है कि ये चंद्रालोक के ग्रंथ के आधार पर बना गया है, और जिस प्रकार चंद्रालोक में लक्षण और उदाहरण दोनों का समावेश एक ही श्लोक के भीतर होता है, उसी प्रकार भाषाभूषण में भी होता है। इसमें भी प्राय एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ी सुविधा हो गई है, और भाषाभूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों की भी चंद्रालोक। भाषाभूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है। भाषाभूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखा है वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं, जैसे अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। प्रबोध चंद्रोदय नाटक भी बहुत बार पूछी गई रचना है महाराज जसवंत सिंह की। ठीक है, तो ये सभी ग्रंथ पद्य में लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं ये सभी ग्रंथ किसके हैं, महाराज जसवंत सिंह के। एक बार फिर से हम देखेंगे, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक, और ये सभी ग्रंथ किस में है, पद्य में है। शुक्ल जी कहते हैं कि भाषाभूषण के पीछे 3 टीकाएं रची गई। अलंकार रत्नाकर नाम की टीका जिसे वंशीधर ने रचा, वंशीधर ने इसे संवत 1792 में बनाया। दूसरी टीका प्रताप शाही की, और तीसरी गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका थी। तो भाषाभूषण के पीछे 3 टीकाएं भी भाषाभूषण के ऊपर लिखी गई। कौन कौन, अलंकार रत्नाकर की टीका जिसको वंशीधर ने बनाया था संवत 1792 में। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टीका है वंशीधर की, अलंकार रत्नाकर, जो कि भाषाभूषण की रचना जो थी, भाषाभूषण जो रचना थी इसकी टीका है ये अलंकार रत्नाकर वंशीधर की, संवत 1792 में। दूसरी टीका प्रताप शाही की, और तीसरी टीका गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा महाराज जसवंत सिंह जी को। अगले जो कवि है वो बिहारी लाल है। चूँकि हम इस वीडियो में बिहारी को नहीं पढ़ेंगे, इनका एक अलग से वीडियो मैंने आपको बना करके दे रखा है पहले से ही, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। बिहारी के बारे में हम बड़े विस्तार से हमने उस वीडियो में पढ़ाई की है, तो ज़रूर से वो वीडियो देख लीजिएगा आप। हम चलते हैं अपने अगले कवि की ओर। तो हमारे अगले जो कवि हैं वो है मंडन। ये जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे, और संवत 1716 में राजा मंगद सिंह के दरबार में वर्तमान थे। कहाँ थे, मंगद सिंह के दरबार में वर्तमान थे कौन, मंडन। तो मंडन से मंगद ऐसे ट्रिक करके भी आप याद रखिएगा। जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे, और संवत 1716 में मंगद सिंह के दरबार में वर्तमान थे। ठीक है, इनके फुटकल कवित्त सवैये बहुत सुने जाते हैं, पर कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। पुस्तकों की खोज में इनके केवल 5 ग्रंथों का पता चला है। किसके, मंडन के। रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह, और नैन पचासा। ठीक है, तो ये 5 ग्रंथ जो है वो किसके हैं, मंडन के हैं। प्रथम 2 ग्रंथ रस निरूपण पर हैं। तो प्रथम 2 ग्रंथ यानी कि रस रत्नावली, रस विलास, तो रस से तो आप याद रख ही सकते हैं कि रस निरूपण के ग्रंथ हैं। ठीक है, बाकी जो ग्रंथ है वो क्या है, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह, और नैन पचासा। ये सभी रचनाएं पूछी जाती है, मंडन महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। चलेंगे अपने अगले कवि की ओर, मतीराम। मतीराम की बात करें तो ये रीतिकाल के मुख्य कवियों में गिने जाते हैं, और चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा में भी प्रसिद्ध। हमने पढ़ा ही था कि ये क्या है, चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे। ये तिकवापुर जिला कानपुर में संवत 1674 के लगभग उत्पन्न हुए थे। ठीक है, और बहुत दिनों तक ये जीवित रहे थे। तो तिकवापुर जिला कानपुर में संवत 1674 में इनका जन्म हुआ था। ये बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे थे। कहाँ रहे थे, बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ, और उन्हीं के आश्रय में अपना ललित ललाम, ललित ललाम बहुत महत्वपूर्ण रचना है मतीराम की। तो ललित ललाम जो रचना है ये अलंकार का ग्रंथ है। ठीक है, संवत 1716 में और 1774 के बीच की। तो ललित ललाम की बात की जाए तो ये अलंकार का ग्रंथ संवत 1716 और 1745 के बीच की रचना मानी जाती है। इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ, छंदसार इनका दूसरा ग्रंथ है जो कि पिंगल ग्रंथ है। ये महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। तो किसको समर्पित है, शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है छंदसार। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त इनका परम मनोहर ग्रंथ है रस राज। तो हमने 3 ग्रंथ देखे अभी तक। एक तो है ललित ललाम
छंदसार और रसराज, 3 ग्रंथों को हमने देखा मतीराम के। इसके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और मिलते हैं, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार। बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने एक मतीराम सतसई भी बनाई थी जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है। ठीक है, तो विशेषता इनकी 5 रचनाएं हमें देखने को मिलती है, ललित ललाम, छंदसार, रसराज, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार। इसके अतिरिक्त बिहारी सतसई के ढंग पे इन्होंने मतीराम सतसई भी बनाया था। मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो वो यह है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है ना ही भाषा की। तो ना ही भावों की कृत्रिमता ना ही भाषा की कृत्रिमता, ये विशेषता है मतीराम की रचनाओं की। वही बात की जाए तो सारांश लिखते हैं शुक्ल जी की, मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। तो मतीराम की विशेषता भी रही है कि रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वाले कवियों में बहुत कम मिली है। वही कहते हैं कि भाषा के ही समान मतीराम के न तो भाव कृत्रिम थे हैं और न उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं ही कृत्रिम रहीं। भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये कभी नहीं पड़े। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक भी इन्होंने नहीं किया है। इनके भाव व्यंजक व्यवहारों की श्रृंखला सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं है। किसके बारे में कह रहे हैं? मतीराम के बारे में शुक्ल जी कह रहे, ध्यान रखिएगा। वचन वक्रता भी इन्हें बहुत पसंद ना थी। जिस प्रकार शब्द वैचित्र्य को ये वास्तविक काव्य से पृथक वस्तु मानते थे, उसी प्रकार ख्याल की झूठी बारीकी को भी इनका सच्चा कवि हृदय था। ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बंधी लीकों पर चलने के लिए विवश ना होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चलने पाते, तो और भी स्वाभाविक और सच्ची विभूति दिखाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जीवन से छांट कर लिए हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हुए हैं, वे समान रूप से सबकी अनुभूति के अंग है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके बारे में कह रही है? मतीराम के बारे में। वही रसराज और ललित ललाम, मतीराम के ये 2 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है। तो रसराज और ललित ललाम का प्रयोग किसमें होता आया है? रस और अलंकार की शिक्षा में। तो इस दृष्टि से ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। रसराज का तो कहना ही क्या, ललित ललाम भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरल और स्पष्ट हैं। तो रसराज को तो कहना ही क्या है, ये इतना अद्भुत और प्रसिद्ध ग्रंथ है। ललित ललाम भी अलंकारों के उदाहरण इसमें इतने ज़्यादा सुंदर, सरस और स्पष्ट हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी सरसता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे हैं। बिहारी की प्रसिद्धि के कारण बहुत कुछ वाग वैदग्ध है। तो आप जानते ही हैं वाग वैदग्ध्य जो है वो बिहारी की प्रसिद्धि का कारण है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नाच सौंदर्य नहीं आ सका जो कवित्व सवैये की लय द्वारा संगठित होता है। ये बिहारी की तुलना की जा रही है मतीराम से, कि मतीराम तो इतने प्रसिद्ध है कि इन्होंने इतना अलंकार और इस प्रकार के ग्रंथ लिखे, जबकि हम अगर बात की जाए बिहारी की, तो बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ जो था वो था वाग वैदग्ध्य। ठीक है, और उन्होंने दोहे ज़्यादा कहे हैं, आपने पढ़े भी है बिहारी के दोहे, तो दोहे अधिक कहे हैं और इससे उनमें वह नाच सौंदर्य नहीं आ पाया जो कवित्व और सवैये की लय के द्वारा आता है, उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार मतीराम के बारे में हमने पढ़ा। अब हम चलेंगे अपने अगले कवि की ओर। अगले हैं भूषण। वीर रस के ये प्रसिद्ध कवि, भूषण क्या है? वीर रस के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई हैं। तो ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के क्या थे? भाई थे भूषण। इनका जन्मकाल संवत 1670 में हुआ। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो कवि भूषण की उपाधि किसे मिली है? भूषण को मिली है। भूषण इसमें आया भी है नाम, तो कवि भूषण की उपाधि भूषण को। और किससे मिली? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र से। ठीक है, तभी से ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। देखिए, भूषण कई राजाओं के यहाँ पे रहे भी थे। अंत में इनके मन में अनुकूल आश्रयदाता जो इनके वीर काव्य के नायक हुए छत्रपति महाराज शिवाजी मिले। तो ये छत्रपति महाराज शिवाजी के आश्रय में रहने लगे थे अंत में। कौन? भूषण।
पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुआ। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ये जो कथन है ये बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछी गई है कि ये किसका कथन है कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। तो ये किसका है? भूषण का है। भूषण का कथन है ये। और ये कब कहा गया था? तो छत्रपति शिवाजी तो ये तब कहा गया था जबकि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था। ठीक है, और इसी समय इन्होंने कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। इनका परलोक व संवत 1772 में माना जाता है। किनका? भूषण का। रीतिकाल के भीतर ये श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। तो ये तो पहले ही से कहा जा रहा है कि रीतिकाल जो है वो पूरी तरीके से श्रृंगार रस से भरी पड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि रीतिकाल के भीतर क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता रही ही है। देखेंगे कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद तो नहीं कह सकता। ये तो आप भी जानते हैं कि शिवाजी कितने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं अपनी वीरता के लिए, और छत्रसाल। तो शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता है। और वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे भूषण, और आप जानते ही हैं कि छत्रपति शिवाजी से भी मिले थे और आश्रयदाता भी थे भूषण के, शिवाजी और छत्रसाल। तो छत्रसाल और शिवाजी के सानिध्य में रहने के कारण भूषण ने भी काफ़ी वीर काव्यों की रचना की। तो उनकी रचनाओं की बात करें तो इनके शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ये ग्रंथ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त 3 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। ये 6 के 6 ग्रंथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप जरूर से ध्यान रखिएगा। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ठीक है, ये 3 ग्रंथ, और 3 ग्रंथ भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। भूषण वीर रस के ही कवि थे मूलतः, चूँकि इतने वीर राजाओं के आश्रयदाता थे और आश्रय में रहते थे भूषण, तो जाहिर सी बात है इनकी रचनाओं में वीर रस तो झलकेगा ही। तो भूषण वीर रस के ही कवि थे। प्रधान ग्रंथ की बात करें तो शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में इन्होंने बनाया था। तो शिवराज भूषण जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार के रूप में ग्रंथ बनाया था शिवराज भूषण। तो इस प्रकार देखा आपने भूषण की रचनाओं को और उनके आश्रयदाताओं के बारे में। अब हम चलेंगे अपने अगले कवि की ओर। हमारे अगले कवि है कुलपति मिश्र। ये आगरे के रहने वाले माथुर चौबे थे। तो ये आगरे के रहने वाले थे, माथुर चौबे थे, और महाकवि बिहारी के भांजे हैं। ठीक है, तो महाकवि बिहारी के भांजे के रूप में प्रसिद्ध है कुलपति मिश्र। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति जी जयपुर के महाराज जय सिंह, बिहारी के जो आश्रयदाता थे जय सिंह, उनके पुत्र महाराज राम सिंह के दरबार में रहा करते थे कुलपति मिश्र। ठीक है, तो महाराजा राम सिंह के दरबार में कौन रहते थे? कुलपति मिश्र। इनके रस रहस्य का रचना काल कार्तिक कृष्ण 11 संवत 1727 है। रस रहस्य किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की, और बड़ी प्रसिद्ध रचना है रस रहस्य। समय काल भी इसका बताया गया है, कार्तिक कृष्ण 11 संवत 1727। द्रोण पर्व संवत 1737। ये अभी और भी कुछ रचनाएं हैं जो कि मिलते हैं कुलपति मिश्र जी के, जिनमें द्रोण पर्व संवत 1737, युक्ति तरंगिनी 1743, नखशिक संग्राम सार, रस रहस्य 1724। अतः इनका कविता काल शुक्ल जी ने संवत 1724 और संवत 1743 के बीच ठहराया है। तो आपने देखा कुलपति मिश्र की रचनाओं को। ठीक है, रस रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। द्रोण पर्व इसके अतिरिक्त युक्ति तरंगिनी, नखशिक संग्राम सार। ठीक है, आगे जो लिखते हैं कि इनका रस रहस्य जो है वो मम्मट के काव्य प्रकाश का ही छायानुवाद है। तो किसका अनुवाद है? छायानुवाद। तो मम्मट का जो काव्य प्रकाश जो रचना है मम्मट की, उसी का छायानुवाद, उसी के आधार पर रचना बनी हुई है रस रहस्य, जो कि कुलपति मिश्र जी की है। तो इस प्रकार इनके बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें थी। हम आगे चलेंगे, और आज के हमारी कक्षा के जो अंतिम कवि है जिनको हम पढ़ेंगे वो है सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र दौलतपुर जिला रायबरेली के थे। ठीक है, तो कहाँ के थे? दौलतपुर जिला रायबरेली के। सुखदेव मिश्र का जन्म स्थान कपिला माना जाता है। ठीक है, कहाँ माना जाता है? कपिला।
जिसका वर्णन इन्होंने अपने वृत्त विचार में भी किया। वृत्त विचार किसकी रचना है? शुकदेव मिश्र की, और महत्वपूर्ण रचना है। और इसी रचना में इन्होंने अपना जन्म स्थान कपिला बताया है। इनका कविता काल संवत 1720 से 1760 तक माना जाता है, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। 1720 से 1760 इनका कविता काल है। इनके 7 ग्रंथों का पता अब तक चला है, किसके? सुखदेव मिश्र जी के। वृत्त विचार संवत 1728, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगार लता, आध्यात्म प्रकाश संवत 1755 और दशरथ राय। तो इस प्रकार ये 7 ग्रंथों का पता चलता है जो कि सुखदेव मिश्र जी के। सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। तो सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि भी प्राप्त हुई थी, और किससे प्राप्त हुई थी? राजा राज सिंह गौड़ से कविराज की उपाधि सुखदेव मिश्र को मिली थी। फाजिल अली प्रकाश और रसार्णव जो है, दोनों में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, और बहुत सुंदर उदाहरण भी दिए गए किसमें? फाजिल अली प्रकाश और रसार्णव में। तो इस प्रकार आपने देखा कि सुखदेव मिश्र की ये सभी रचनाएं हैं। एक बार रचनाएं हम फिर से देखेंगे। वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश और दशरथ राय, ये सुखदेव मिश्र की सभी रचनाएं। तो इस प्रकार आपने देखा, बहुत महत्वपूर्ण, ये सभी के सभी रीतिकाल के कवि हैं जिनको शुक्ल जी ने बताया है। अगली वीडियो में हम और महत्वपूर्ण कवियों को पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। एक बार ज़रूर हर वीडियो को पढ़ें। शुक्ल जी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए, और बहुत नज़दीक आ चुकी है परीक्षा, तो तैयारी बहुत अच्छे से करें। तो चलिए मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।